डेट है आज 4 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वन यार्स कम्युनिटी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। वन यार्स कम्युनिटी कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे पाई जाती है, कास्ट है भाई साहब, जाती है तमिलनाडु में। लार्जेस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है जो, उनमें से एक है ये वन यार कम्युनिटी। इस तरह से इनके लोग दिखाई देते हैं, ये पोशाक पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं। रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं, ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं तमिलनाडु में, अदर बैकवर्ड क्लास में, उनमें मोस्ट बैकवर्ड क्लास एक आइडेंटिफाई की गई। यानी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, 27% कोटा। उसमें से भी ओबीसी में जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको मोस्ट बैकवर्ड क्लास में रखा, उनमें वन यार कम्युनिटी को भी शामिल किया और 10.5% कोटा दिया मोस्ट बैकवर्ड क्लास को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसे कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है जो हमारा फंडामेंटल राइट, उसका वायलेशन है, ये उसका उल्लंघन है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू न्यू ईयर फेस्टिवल। हमारे देश में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल मनाया जाता है वो मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। इस साल का मनाया गया नया साल, और नए साल को डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सबको ग्रीटिंग दी, शुभकामनाएं दी नए साल पे, इसलिए न्यूज में है। युगाड़ी के नाम से जानते हैं फेमसली इसको, नए साल को। हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे देश में ट्रेडिशनल हिंदू कम्युनिटी है उसके हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में युगाड़ी के नाम से जानते हैं इसे, युगाड़ी इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, गुड़ी पड़वा। और सिंधीज बोलते हैं इसे चैती चांद, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है। कश्मीर में नवरेह के नाम से जानते हैं। फर्स्ट डे जब हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर का होता है चैत महीने में, तो उसको फर्स्ट डे को युगाड़ी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनके हिसाब से एक ऐसी उनके इमेजिनेशन है कि लॉर्ड जो ब्रह्मा है उन्होंने युगाड़ी के दिन यूनिवर्स का क्रिएशन किया था, यानी कि ब्रह्मांड का स्टार्ट किया था, ब्रह्मांड को आरंभ किया था, शुरू किया था युगाड़ी के दिन पे। इसलिए युगाड़ी को ये नए साल का पहला दिन मानते हैं। इस टाइम पे, इस दिन के सेलिब्रेशन से, जो दुर्गा का सेलिब्रेशन है, माता दुर्गा हैं जो माता देवी जी, उनकी 9 फॉर्म्स का भी सेलिब्रेशन किया जाता है। माता दुर्गा के 9 आकार हैं, रूप हैं, उनके 9 रूपों को मनाया जाता है चैत्र नवमी के नाम से। 9 दिन जो नवरात्रे चलते हैं उस रूप में ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है और देश में भी मनाया जाता है और सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक में। जीएन सीक्वेंसिंग क्या होता है, देखो जीएन सीक्वेंसिंग के लिए एक लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हो। जीन मैपिंग या जीनोम मैपिंग के नाम से मिलेगा। तो सेम प्रोसेस ये उसी का ऐसा ही है सेम, हम इसमें सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई है। 2 डिकेड पहले, लगभग 20 साल पहले, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो 20 साल पहले 8% ह्यूमन डीएनए अनसीक्वेंस थे, यानी कि उनको सीक्वेंस नहीं किया गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम ये जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम मैपिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन रहती है उनके जीन की इंफॉर्मेशन तैयार करना। कौन तैयार करेगा? साइंटिस्ट करेंगे भाई साहब। साइंटिस्ट जीन की इंफॉर्मेशन लेंगे, पॉपुलेशन की जितनी भी पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड लेवल पे, उनकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जीन की इंफॉर्मेशन, कि किस तरह के जीन किस कोने में, हमारा जो वर्ल्ड है किस कोने में किस तरह के लोग रहते हैं और उनके जीन किस प्रकार के, किस टाइप के, इनकी सारी इंफॉर्मेशन तैयार करना, इनका डेटा तैयार करना, उसी को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। ये फिर ज़रूरी क्यों है, वाई इट मैटर्स, क्या फ़ायदा है इसका अगर जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, जीन की इंफॉर्मेशन होती है? इसका फ़ायदा ये होता है, इससे ये पता लग जाता है कि किसी इंडिविजुअल के या पॉपुलेशन के किस प्लेस में जीन का वेरिएशन कैसे हो रहा है, कैसे जीन बदल रहे हैं ह्यूमन के। मान लो एक आदमी भाई साहब, इसके बच्चे हुए, इसके बच्चों के बच्चे हुए, आगे जनरेशन चलती गई, तो इनके जीन में क्या चेंज आ रहा है, वेरिएशन क्या आ रहा है। इस तरह का प्रोजेक्ट एक 2003 में लॉन्च किया गया था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये 2003 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था,
ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किसने लॉन्च किया था? ये इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था। ये 6 कंट्रीज़ के 20 इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे एक साथ मिलके, उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। 6 कंट्री में आते हैं यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चाइना। ये 6 कंट्रीज़ ने मिलके, इनके 20 इंस्टीट्यूट थे यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनमें से जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने स्टार्ट की थी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इंडिया के क्या एफर्ट हैं इसके लिए? और देखो फ़ायदा ये भी होता है इसका, जैसे ये जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट होती है तो ये पता लग जाता है कि किस पॉपुलेशन के, कहाँ पे लोगों के किस तरह के जीन हैं और उन्हें बीमारी किस तरह की है, किस तरह की बीमारी किस तरह के जीन को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो उनके लिए दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। पता लगेगा कि भाई साहब हाँ इस जीन के आदमी को ज़्यादा बीमारी प्रभावित करती हैं, तो इनके लिए ये दवाई बनाई जाएंगी और टारगेट किया जाएगा पॉपुलेशन को कि इनके लिए स्पेशल दवाई बनाई जाए ताकि ये इनको आगे कोई भी बीमारी प्रभावित ना कर सके, या वैक्सीन डेवलप कर देगी इस तरह की। तो ये फ़ायदे होते हैं इनसे। इंडिया ने क्या क्या इफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? देखो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है हमारा CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने नोवल कोरोना वायरस की होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर दी है। जो कोरोना वायरस भाई साहब जो जिसकी वजह से कोविड-19 डिसीज होती है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की है, यानी कि इससे ये पता लगाया जा सकता है किस तरह की पॉपुलेशन को ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, किस तरह से ये ठीक होगा, किस तरह से इसकी दवाई बनाई जा सकती है, इसमें हेल्प मिलेगी, किस तरह से इसकी आगे और नई अच्छी वैक्सीन डेवलप की जा सकती है, इसमें इससे हेल्प मिलेगी। एक इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट है इंडिया का, 2019 में लॉन्च किया था CSIR ने, इंडिजन इनिशिएटिव। कौन कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू कौन करता है इस प्रोजेक्ट को? CSIR का ही 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक है दिल्ली में, दूसरा है हैदराबाद में। दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है CSIR का उसका नाम है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, CSIR IGIB शॉर्टकट में बोलते हैं। दूसरा हैदराबाद में जो इसका इंस्टीट्यूट CSIR का ही, वो है CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB बोलते हैं शॉर्टकट में। नेक्स्ट टॉपिक है थल्ली विद्या एक्सप्रेस। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। थल्ली विद्या बोलते हैं इसको या तल्ली विद्या बोलते हैं, तल्ली विद्या एक्सप्रेस या थल्ली विद्या एक्सप्रेस। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ का मतलब स्टार्ट किया, आरंभ किया है। क्या है ये? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ये। किसके लिए है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मतलब है गाड़ी उपलब्ध कराना, वाहन उपलब्ध कराना। किसको? मदर को। ऐसी माताएं जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनकी डिलीवरी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनको एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना। उनके बच्चों को, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हुए, मदर्स जिन्होंने डिलीवरी की है, उनके लिए लगभग 500 व्हीकल की स्टार्टिंग की गई है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भी मान लो चाहे प्रेग्नेंट वूमन हो, चाहे मदर्स हो, चाहे इन्फेंट हो, इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्री में। यानी कि अगर उन्होंने मान लो कोई माता है, प्रेग्नेंट वूमन है, वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जाना चाहती हैं तो उनके लिए फ्री फैसिलिटी। कोई माता है जिन्होंने अभी डिलीवरी दी है, बच्चे को जन्म दिया है, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए फ्री डिलीवरी। तो ये तीनों के लिए, प्रेग्नेंट वूमन के लिए, मदर्स के लिए, इन्फेंट के लिए। और देखो 24 आवर होगी ये फैसिलिटी, 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे फैसिलिटी उपलब्ध होगी। रात में कभी भी फ़ोन किया जा सकता है आंध्र प्रदेश में, और ये घर पे वैन आ जाएगी और लेके जाएगी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से घर पे छोड़ के जाएगी। 102 108 नंबर पे कॉल करके बुलाया जा सकता है। इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट को जानते हैं भाई साहब। देखो इन्फेंट जनरली जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फेंट। और अगर बच्चा देखो 1 साल का होता है, फिर वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, खड़े होने चलने तक लगभग 3 साल तक, उस बच्चे को इंग्लिश में टोडलर बोल देते हैं। ये वर्ड यूज करते हैं, टोडलर। और जब 3 साल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको चाइल्ड बोलना शुरू कर देते हैं, चाइल्ड। समझ रहे हो? ये फ़र्क होता है टोडलर, चाइल्ड और इन्फेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इस पे इंटरेस्ट देती है ना गवर्नमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे, इन योजनाओं पे, वो इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज की दर अनचेंज रखी है, अभी उसमें कोई बदलाव नहीं किया 2022-23 ईयर के लिए। ये देखो स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं। हमारे इंडिया में ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स
मेजर सोर्स है सेविंग्स का, यानी कि बहुत सारे लोग सेविंग्स करते हैं इसमें। स्मॉल सेविंग्स का मतलब है छोटी बचत योजनाएं। जैसे मान लो भाई साहब, आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट, और बचत करते हो अपना, महीने में मान लो कुछ रुपया डालते हो, 1000, 2000, 10,000, जितना भी आप डालते हो, तो आपकी सेविंग हो रही है बैंक में। ऐसे गवर्नमेंट की कुछ योजना है, अगर इनमें इनमें आप सेविंग करते हो, पैसा लगाते हो, तो इनमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। जैसे मान लो आप बैंक में डालोगे, तो बैंक आपको कितना परसेंट ब्याज देता है साल का? 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, लगभग इतना देता है। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये डाले भाई साहब अपने बैंक अकाउंट में, साल में 4% ब्याज देगा बैंक। 4%, 1000 का कितना हो जाएगा? 40 रुपये, यानी कि 1000 का 1040 हो जाएगा आपका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, एक साल में। तो बहुत ही कम ब्याज है। अगर आप स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में खर्च करोगे, तो इसमें 7%, 8%, लगभग देखो 8.4% था ये, अब कभी इसको कम कर देती है गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन को देख के, महंगाई को देख के, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे करती रहती है। तो फिलहाल ये 8.4 या 7.6% के अराउंड चल रहा है ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट। यानी कि 1000 रुपये का अगर आपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लगाए हैं, अगर मान लो 8% भी है, तो 80 रुपये मिल जाएंगे आपको एक साल में। और अगर बैंक में ही ये पैसा अगर आप जमा करते तो 40 रुपये मिलते। और अगर मान लो आपने 1 लाख रुपये लगाए होते स्मॉल सेविंग स्कीम्स में एक साल में, 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये का आपको 8% के हिसाब से लगभग कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये हो जाएगा, 8,000 रुपये। और वहीं अगर आप बैंक में करते तो वो 4,000 रुपये मिलता है एक साल का। तो इतना फ़र्क होता है भाई साहब इनमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। इसमें लगभग 12 इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि 12 तरीके की ऐसी स्कीम्स हैं, और इसमें इंटरेस्ट मिलता है डिपोजिटर को। और जितना भी देखो गवर्नमेंट के पास जाता है ये पैसा, जब आप ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते हो। और गवर्नमेंट ने एक फ़ंड बनाया हुआ है, मान लो ये फ़ंड है, ये डिब्बा है, इसका नाम है नेशनल स्मॉल सेविंग फ़ंड। जितना भी पैसा आएगा स्मॉल सेविंग स्कीम से, इसमें जमा कर देती है गवर्नमेंट। और इसे किस लिए यूज करती है? डेफिसिट के लिए। जब भी गवर्नमेंट को घाटा हो जाता है, गवर्नमेंट डेफिसिट, उसको पैसे को, स्मॉल सेविंग फंड के पैसे को अपना घाटा की भरपाई करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए यूज करती है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट का डेफिसिट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ा था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उधार कैसे लेती है? या तो मार्केट से लेती है गवर्नमेंट, या फिर मान लो फॉरेन से लेगी, विदेशी जो मान लो बैंक है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे उधार लेगी। तो ऐसे घाटा अपना, जो नॉर्मली क्या करती है गवर्नमेंट, अपने घाटे को पूरा करने के लिए मार्केट से लेती है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, इनसे पूरा करती है अपना घाटा। ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, मेजरली 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं। एक है पोस्टल डिपॉजिट, दूसरी है सेविंग सर्टिफिकेट, और तीसरी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये पोस्टल डिपॉजिट का मतलब है, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, उसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुल जाता है। उसमें फ़ायदा ये होता है क्योंकि उसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ पे लोग अकाउंट खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस में। उसमें सेविंग अकाउंट में खुलवा सकते हैं, इसमें रिकरिंग डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? देखो, जैसे बंदा बैंक में FD कराता है, FD का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, और फिक्स्ड का मतलब एक तरह से, जैसे आपने 1 लाख रुपए की FD करा दी, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसे टाइम पीरियड होता है। मान लो FD करा दिया आपने 5 साल के लिए, अब 5 साल के लिए आप उसे निकाल नहीं सकते पैसे को। लेकिन इसमें फिक्स डिपॉजिट में फ़ायदा ये होता है कि आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर आप सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं अपना पैसा, तो आपको 4% ब्याज मिल रहा था, लेकिन आपने FD करा दी, रहेगा आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट से FD हो जाएगी। उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते, जितने टाइम पीरियड है, 5 साल तक उसका टाइम पीरियड मैच्योरिटी का है, तो 5 साल तक FD रहेगी। इसमें ये फ़ायदा रहता है आपको, उसमें ज़्यादा, जैसे 4% यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिलेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो FD करा दी। लेकिन अगर यही FD मान लो पोस्ट ऑफिस में करा रहे हो, तो या बैंक में भी करा रहे हो, तो रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, ये भी FD होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप जैसे 1 लाख रुपए का एक बार में आपने FD करा दी, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, मान लो आपने 1 लाख की कराई RD, रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन 1 लाख एक साथ नहीं दिया आपने, मंथली देना चाहते हो कि मेरे पास 1 लाख एक बार में नहीं है, मैं 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार दूंगा मंथली, तो मंथली ऐसे इंस्टॉलमेंट सी बन जाती है, किस्त सी, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि मंथली आपने दिया उसका डिपॉजिट का।
टाइम डिपॉजिट वही है जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट का ही एक एग्जांपल है। तो इसमें मंथली इनकम स्कीम है ये सारी। सेविंग सर्टिफिकेट में आते हैं जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र ऐसे होता है, मान लो आप गए, किसान हो, आप फार्मर हो, गए आप बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस के पास, आपने कहा कि मुझे किसान विकास पत्र चाहिए, 50,000 का चाहिए या 1 लाख का चाहिए, कितने का चाहिए, लिमिट होती है इसकी एक। तो जब आप खरीद लोगे तो आपको किसान विकास पत्र आपने खरीद लिया, आपके पास है। जब आप बेचने जाओगे, जितने साल के लिए दिया था, मान लो इसकी टाइम पीरियड होता है कि 8 साल में डबल हो जाएगा या 100 महीने में डबल हो जाएगा, ऐसे इसका टाइम पीरियड होता है। तो जब भी आप बेचने जाओगे आपको डबल पैसा मिल जाएगा, इसका टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का। ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम, इससे यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है। सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है ये देखो, ये है अगर कोई लड़की 10 साल तक है, 10 साल से कम की है, तो वो उसका अकाउंट खुलवा सकते हो आप जाके बैंक में, सुकन्या समृद्धि स्कीम के जरिए, या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो इस स्कीम के जरिए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल की आपकी लड़की है तो इससे फ़ायदा ये होता है, लगभग देखो इसमें क्या है, 250 रुपये से लेके और 1.5 लाख तक आप जमा करा सकते हो मंथली, मतलब साल में 250 से लेके 1.5 लाख तक। इसका फ़ायदा ये है, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। अगर मान लो एक बंदे ने 1 साल में 1.5 लाख रुपए अपने लड़की के अकाउंट में जमा किए हर साल, और ये देखो इसका टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड 21 साल, और 18 साल तक की जब तक बच्ची होगी नहीं तो आप पैसे निकाल भी नहीं सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड है 21 साल तक आप पैसा इसमें रख सकते हो। अगर आपने मान लो 10 साल से पहले लड़की का अकाउंट खुलवा लिया, 1.5 लाख रुपए हर महीने जमा किए, और आपने मान लो 15 साल जमा किए, 15 साल, क्योंकि आपने मान लो 5 साल लड़की का अकाउंट 5 साल की थी तब खुलवाया, या 2 साल की थी तब खुलवाया, 15 साल जमा किए, तो 15 साल जमा किया आपने, 15 साल जमा किए तो 15 और 2 कितने हो गए, 17 साल की लड़की होगी, 17 साल की लड़की होगी, यानी कि 15 साल आपने 1.5 लाख जमा किए पर ईयर, आपको मान लो लगभग आपने 22 लाख रुपए जमा किए, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड 21 साल तक और जमा कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल तक मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन लड़की की 18 साल की उम्र नहीं हो जाएगी तब तक आप निकाल भी नहीं सकते, 18 साल के बाद ही निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, अगर 15 साल आपने जमा किए, 22 लाख जमा किए, इसका 42 लाख के लगभग आपको पैसा मिल जाएगा 18 साल के बाद जब लड़की हो जाएगी, या 21 साल मैच्योरिटी पीरियड है उसका स्कीम का। तो ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें। और देखो जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो 2015 में लॉन्च की थी। अगर मान लो 2015 में कोई लड़की 1 साल पहले ही 10 साल की होगी तो भी खुलवा सकते हैं, 1 साल पहले अगर लड़की 10 साल की हुई है। लेकिन अब ये है कि अगर 10 साल की है या 10 साल से कम की है तभी लड़की का अकाउंट खुलवाया जा सकता है इसमें। इसकी जो रेट्स हैं इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स के, कौन डिटरमाइन करता है, यानी कि तय कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिव्यू करती है रेट्स का क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, साल में 12 महीने होते हैं, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 महीने, यानी कि हर 3 महीने में ये इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिफाइन करती है। 2010 में देखो जैसी ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, इनके लिए श्यामला गोपीनाथ पैनल बैठा था, एक कमेटी बैठी थी, ये समझ लो। श्यामाला गोपीनाथ पैनल ने कहा था कि इनकी जो इंटरेस्ट रेट है ना, ब्याज की दर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, उनको मार्केट से लिंक कर देना चाहिए। मार्केट से लिंक का मतलब है मार्केट में जैसे उछाल होगा या कमी होगी तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहना चाहिए, ये कहा था श्यामला गोपीनाथ पैनल। तो ये किससे रिलेटेड है श्यामला गोपीनाथ पैनल, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसने रिकमेंडेशन दी थी, श्यामला मतलब इस कमेटी ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट मार्केट से लिंक कर देना चाहिए। तो यही टॉपिक थे आज के।